हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स। और हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स में जो सीक्वेंस चल रहा है उस सीक्वेंस में जो अगला नंबर है वो है एपी एंड जीपी का। ठीक है, तो पिछले लेक्चर तक हमने लॉगरिथम और उसका प्रॉपर्टी और सारा के सारा जाना। और एक डिस्क्लेमर में लगा दूं कि हम लोग हर एक टॉपिक के इन डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। हमको जितनी फिजिक्स समझने के लिए जरूरत है उतने ही डिटेल में जा रहे हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट छोटा सा वर्जन कहीं ना कहीं यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं कि सर आपने तो इसमें ये चीज़ नहीं पढ़ाई, ये नहीं चीज़ पढ़ाई, ये नहीं चीज़ पढ़ाई। तो हम लोग हर एक टॉपिक के बहुत डेप्थ में जा सकते हैं, बट हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि हमें ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है ये सिर्फ और सिर्फ जो हमें फिजिक्स में जितना यूज होगा उतना ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी इंटायर मैथमेटिक्स तो भाई जेईई वाले स्टूडेंट पढ़ेंगे, नीट वालों को जरूरत नहीं। नीट वालों को उतना ही मैथमेटिक्स की जरूरत है जितना मैं अभी यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एपी एंड जीपी दो भाई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। और इन सीरीज का छोटा छोटा वर्जन बता देता हूं। कई बार स्टूडेंट क्या होता है थोड़ा सा जब पढ़ते हैं तब तो बहुत याद रहता है, बट उसके बाद भूल जाते हैं। तो इस आधे घंटे की वीडियो में मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको, इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो पहले चलते हैं डिस्कशन करने में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन से ही समझ में आ रहा है कि भाई कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रोग्रेसिव तरीके से कुछ चीजें होगी। तो ऐसी सीरीज या ऐसा नंबर ऑफ बोल सकते हैं हम लोग कि नंबर्स का ऐसा सीक्वेंस जो बढ़ते क्रम में हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, और हर एक टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो फिक्स्ड रहे, कांस्टेंट डिफरेंस रहे, उसी को आगे चल के हम कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं। ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा जितना मैंने बोला, जब तक मैं लिखूंगा नहीं। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल समझते हैं। कई बार क्या होता है ना मैथमेटिक्स में, देखो जो थ्योरी पोर्शन होता है ना, पूरा मैथमेटिक्स उठा लो। जब आपने पहली बार जब सीखा होगा तो जैसे ही टीचर बड़ी सी टर्मोलॉजी ए आर एक्स वाई जेड के में चल रहा होता है ना, तब तक कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं आता है। और जैसे वो एक न्यूमेरिकल करा देता है नंबर के टर्म में, हमें सब समझ में आने लगता है। वो थ्योरी हमें न्यूमेरिकल करने के बाद समझ में आती है, बट टीचर क्या कर रहा होता है, पहले थ्योरी पढ़ा के फिर न्यूमेरिकल करा रहा होता है। उसकी मजबूरी है भाई स्कूल लेवल पे। तो इसीलिए मैथमेटिक्स की ब्यूटी है कि जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो कुछ समझने लगेगा, जैसे कोई न्यूमेरिकल कर लोगे तो समझने लगेगा। इसलिए देखोगे आपने कि मेरे पढ़ाने के तरीके में थोड़ा डिफरेंस है। मैं थोड़ा सा पहले आपको नंबर से रूबरू करवाता हूं, उसके बाद हम लोग फॉर्मूले या फिर उसकी थ्योरी पे जाते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, आप कनेक्ट आसान कर पाएंगे। ठीक है, चलो। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हम लोग देखें, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए एपी एपी क्या है क्या नहीं है, अभी थोड़ी देर के लिए सुनिए। देखिए 2 है, उसके बाद 4 लिखा रहे, उसके बाद 6 लिखा रहे, उसके बाद 8 लिखा रहे। तो आप देखोगे यहां पे कि ये बढ़ते हुए नंबर तो है, बट साथ में क्या है, इनके हर एक बढ़ते इन दोनों हर एक दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को, किसी भी 2 टर्म्स को उठा लो और उनके बीच का अगर डिफरेंस करोगे तो वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी को हम आगे चल के क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, देख जैसे कि यहां पे प्लस 2 का ऐड किया, 2 हो गया, फिर 2 का ऐड कर रहे हैं, है ना, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ऐड कर रहे हैं। तो 2 में 2 जुड़ा 4 बन गया, 4 में 2 जुड़ा 6 बन गया, 6 में 2 जुड़ा 8 बन गया, है ना। इस तरीके से सीरीज चलते जाएगी। इस तरह के सीरीज को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होना चाहिए, नंबर का जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे, और हर एक नंबर के बाद जो दूसरा नंबर आ रहा है, मतलब 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का कोई भी 2 कंसेक्यूटिव, पूरी सीरीज में 2 कंसेक्यूटिव, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर उठा लो, कंसेक्यूटिव का मतलब है एक के बाद एक, उन दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए वो फिक्स्ड होना चाहिए, है ना। बाकी मैं वो करके बता सकता हूं कि 2 में से 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2, है ना, इस तरीके से। तो चलो इसको थोड़ा सा सीरीज के टर्म में अगर लिखें, स्टैंडर्ड थ्योरी के टर्म में लिखें, तो ये हो जाएगा ए फर्स्ट टर्म, है ना, ए प्लस डी सेकेंड टर्म, a प्लस 2d थर्ड टर्म, है ना, a प्लस 3d फोर्थ टर्म, है ना। इस तरीके से आप देखो रिलेट करते जाओ। a क्या है असल में, देखो अगर यहाँ पे एग्जांपल से देखोगे तो a क्या है, यहाँ पे a है सर, a यहाँ पे 2 है, ठीक है। और d क्या है, ये कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, डिफरेंस के पहले आगे वाली टर्म में से पीछे वाली को माइनस कर दो, या जो जिसका एडिशन करो, जिस कांस्टेंट टर्म का एडिशन करो, दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 का, है ना। तो इस तरीके से चलते जाएगा, और ये जो लास्ट में nth टर्म तक चलते जाएगा। कहां तक चलते जाएगा, nth टर्म तक, है ना। ये चलते कहां तक, a प्लस n-1
और डी तक जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, nth टर्म, सबसे लास्ट वाली टर्म, है ना, इसको बोलते हैं सबसे लास्ट वाली टर्म को nth टर्म, है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, nth टर्म, nth टर्म। तो अगर हमें nth टर्म लास्ट वाली टर्म कुछ गिवन होगी तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके हम लोग यहां से जो भी अननोन रहेगा वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल भी देखेंगे। चलो अब सर ये कहां पे काम आएगी, देखो बहुत ज्यादा फिजिक्स में एपी काम नहीं आती, जीपी ज्यादा काम आती है ना। जीपी का रोल ज्यादा होता है, एपी का कम रहता है, बट साथ में भाई दोनों भाइयों को पढ़ा रहे तो एपी को भी पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां पर कई बार आपसे पूछा जाएगा ऐसी सीरीज देगी और अगर आपने पहचान लिया कि हाँ चलो एपी की सीरीज है और आपसे बोल दिया कि बताओ सबका सम बता दो, पता चले ऐसी 10-15 टर्म दे दी और बोल दिया कि सम बताओ इनका, तो क्या एक एक टर्म को कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे 2, 4, 6, 8 इस तरीके से करते हो, 50 तक दे देते, तो क्या हम इन सबका सम करते एक एक करके सम करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आया है सम ऑफ nth टर्म, है ना, एक फॉर्मूला इजाद हुआ है सम ऑफ nth टर्म, हम Sn से, है ना, याद आ रहा होगा कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, ठीक है, Sn से, तो ये होता है n/2 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है ये। ठीक है, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला है। अब देखो इसमें क्या है कि n क्या है, n है आपका, ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, ये कितनी है, n टर्म्स है, ये नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, ये n डिनोट करेगा, d क्या डिनोट करेगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और nth टर्म अगर निकालना हो तो एक फॉर्मूला आपको a प्लस n-1d, मतलब nth टर्म की पोजीशन पे, जैसे 1 से लगा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक जा रहा है, तो 12 क्या हो गया, nth टर्म हो गया, सबसे लास्ट वाले टर्म हो गया, है ना। तो टोटल जो है यहाँ पे, तो काउंटिंग जो होगी, अब nth 12th वाली पोजीशन, सपोज अभी मैंने बताया ना एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक जा रहा है, तो 12th क्या है, nth टर्म, जो पोजीशन है ना, n जो है वो क्या है 12, बट उस 12 वाली पोजीशन पे हो सकता है कोई नंबर आपको दे दिया हो, 100 नंबर दे दिया है, 200 दे दिया है, 500 दे दिया है, तो जो डिजिट है वो आपके ये डिजिट उसके बराबर रहेगी, है ना। अभी न्यूमेरिकल कर लेंगे समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई वर्जन में और लिखें अगर, इसका एक और फॉर्मूला होता है वो ज्यादा यूज होता है, n/2 प्लस एक ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म कौन सा, ये है, लास्ट टर्म वो है, दोनों अगर पता है आपको तो डायरेक्टली यहां पुट करो, n/2 है, n क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ, है ना, नंबर कितना नंबर है पूरी सीरीज में, वो अभी समझ में आ जाएगा एक न्यूमेरिकल से। तो ये रहा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलो अब फटाफट हम लोग देख लेते हैं न्यूमेरिकल ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। फाइंड द सम ऑफ गिवन एपी। अब देखो इस गिवन एपी में क्या बोल सकते हैं हम लोग कि यहां पर देखो ये है 4 8 12, तो पहचानेंगे कैसे, अभी तो यहां लिखा है कि एपी है बट नहीं लिखा रहता, तो कैसे पहचानते कि 4 + 4 हो रहा है, +4 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, मतलब एक कांस्टेंट टर्म डिफरेंस है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि 8 में से 4 गए तो 4, 12 में से 8 गए तो 4, तो इस तरीके से एक जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है और सेम है ना, तो वो आपका क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस रहेगा। तो मैं कॉमन डिफरेंस क्या बोल दूं, d = कितना हो जाएगा, d = 4 हो गया, है ना। और a क्या है, a भी 4 है, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 4 है। अब देखो यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म कितनी है, यहाँ पे लास्ट टर्म है 64, और ये 64 किसके बराबर होता है, ये 64 होता है 64 = a + n-1 × d। ये है लास्ट टर्म की जनरलाइज एक्सप्रेशन, इसके हम बराबर, क्योंकि इस पोजीशन पे हमारा क्या, लास्ट टर्म पे हमारा 64 है ना, यहाँ पे क्या दे रखा है 64 दे रखा है। तो अब हम क्योंकि अब हमें ये नहीं पता है कि 4 से लगा के बीच में जो डॉट 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 दे रखा है ना, तो बीच में कितने सारे नंबर है, तो हमें काउंटिंग नहीं पता 1 2 3 4 5 6 कि 64 तक जाते जाते कितनी काउंटिंग करनी पड़ेगी, ये नहीं पता है। बट हाँ ये पता है कि लास्ट में जाके 64 आएगा। तो लास्ट वाली जो पोजीशन है वो अभी हमने देखी कि लास्ट वाली पोजीशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, तो उसको इसके इक्विवेलेंट कर दिया, ए और डी हमें पता है, एन निकाल सकते हैं, तो एन से पता चल जाएगा कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है,
कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहाँ पे आ गया 64 इक्वल टू कितना हो गया 4 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स अभी हमें निकालना है इंटू डी कितना हो गया 4 हो गया। 4 कॉमन लेके कट कर दे, 4 कॉमन लेके कट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 4 एकम 4 4 छंग 24 16 है ना। 4 कॉमन लेके मैंने कट कर दिया n माइनस 1 से 1 कैंसिल तो n कितना हुआ 16। तो अब आपको पता चल चुका है कि इसके अंदर कितनी टर्म्स है टोटल 1 2 3 4 5 6 जो टर्म है नंबर ऑफ टर्म्स है 64 तक वो कितनी है 16 है। ठीक है, अब सम लगा, अब सम पूछा है आपसे तो एन इक्वल टू n/2 प्लस फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, फर्स्ट टर्म है 4 और लास्ट टर्म है कितना 64। डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट अगर पता है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहां से चलते हैं। ये n कितना है 16/2 64 68 है ना। ये हो जाएगा आपका 8 और ये 8 64 6 8 छंग 48 48 और 6 54 544। ठीक है, 544 इज द सम ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये बस इतना ही था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है बेसिक चीज़ों में। और एपी तो बहुत कम यूज़ होगा, ज़्यादातर आपको क्या यूज़ होगा जीपी सारा ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, तो 2 फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, किस सीरीज को एपी बोलते हैं वो पहचानते आना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो अब हम लोग कहाँ मूव करते हैं, जीपी के ऊपर। चलिए अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, जीपी की, है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब देखिए इस प्रोग्रेशन में क्या होता है, एग्जाम्पल समझिए। सपोज करो मैं बोलूँ 3 है ना, उसके बाद इस 3 में मल्टीप्लाई कर दूं 2 का, फिर क्या कर दूं इस 3 फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। यहां से यहां मैंने मल्टीप्लाई क्या किया 2 का, फिर यहां से इस वाली टर्म में अगेन का मल्टीप्लाई किया मैंने 2 का, फिर अगेन इसमें क्या कर रहा हूं मैं मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर अगेन 2 का मल्टीप्लाई। इसका मतलब है कि एक कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी अगली टर्म में, एक कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई उसकी अगली टर्म में होते जा रहा है प्रोग्रेसिवली। ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी में क्या हो रहा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एडिशन हो रहा था वहां पे, और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी सीरीज को क्या बोलते हैं हम लोग, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। बाकी डेफिनेशन वगैरह किसी भी स्टैंडर्ड किताब में आप देख सकते हो, है ना, कि वो प्रीवियस वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो, फिर अगली वाली टर्म पिछली प्रीवियस से मल्टीप्लाई हो, एक बहुत बढ़िया वाली डेफिनेशन मिलेगी जिसका कोई काम नहीं है। अभी हमें मैथमेटिक्स नहीं सीखना है, हमें फिजिक्स के लिए जो कैलकुलेशन आसान हो सकता है वो सीखना है। ठीक है, चलो अब इसको मैं स्टैंडर्ड तरीके से लिखता हूं। तो यहां पर पहला टर्म ए लिखेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं आगे चल के, कॉमन रेशो। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन रेशो। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म आर का मल्टीप्लाई, ये आर को कॉमन रेशो से डिनोट करते हैं, फिर आर स्क्वेयर, फिर ए आर क्यूब, फिर ए आर फोर्थ, है ना। इस तरीके से चलते 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 सोन, है ना। हो सकता है इनफाइनाइट तक जाए, और इनफाइनाइट तक जाए तो क्या होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा तो इनफाइनाइट सम आपसे पूछा जाता है यहाँ पे सबसे ज्यादा। ठीक है, तो चलो इसका फॉर्मूला लिख ही देते। तो ये देखिए समझ में आ गया, फर्स्ट टर्म, और ये क्या आर क्या बोलते हैं, कॉमन रेशो। लिखाने की जरूरत तो नहीं है, आपको पता होगा कि ए को फर्स्ट टर्म बोलेंगे और आर को क्या बोलेंगे, कॉमन रेशो। जैसे डी को कॉमन डिफरेंस बोलते थे ना एपी में, यहाँ पे आर क्या है, कॉमन रेशो है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सम बताना है यहाँ पे कि इनफाइनाइट तक जाते हुए सीरीज का सम क्या है, वो अगर आपको बताना है तो a अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या है फर्स्ट टर्म, आर क्या है कॉमन रेशो। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट। जीपी सीरीज अगर पकड़ में आ गई और इनफाइनाइट तक आपसे अगर सम पूछे किसी चीज का तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और यहां पे जो कॉमन रेशो वाला लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, वैसे ग्रेटर, हम आपको ग्रेटर देन लेस देन वाले में चक्कर में नहीं पड़ना, आपको सिंपली ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, वो मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए ग्रेटर देन लेस देन और सारी चीजें मैंने लिख भी दी है यहाँ पे, फॉर्मूला एक चिपका दिया है ना इमेज। देखो सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी एन, है ना। अब ये सॉरी ये नीचे पे आओ, सम ऑफ इनफाइनाइट वाले पे, इनफाइनाइट वाले पे आओ। इनफाइनाइट ए अपॉन 1 माइनस आर, आर लेस देन 1, ग्रेटर देन होगा तो ये फॉर्मूला लगना है, बट आप लेस देन ग्रेटर देन के चक्कर में मत पड़ना, डायरेक्टली आपको सिंपली अभी ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, काम हो जाएगा आपका। चलो, अगर ऐसे जगह पे अभी आपके बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं है, बट देख लो कि अगर nth टर्म, ये तो क्या हो गया इनफाइनाइट का सम, कि भाई कोई सीरीज जा रही है इनफाइनाइट तक और आप उससे सम पूछा है। कोई चीज ऐसा भी तो हो सकता है इनफाइनाइट तक नहीं जा रही भाई,
जैसे एपी में था पिछली बार, है ना, पिछला जो हमारा एपी में था कि भाई 16 टर्म थी टोटल, 16 टर्म तक का ही सम पूछा था। ऐसा सपोज करो या जीपी में पूछा जाता कि 16 टर्म का बताओ, तो यहां पे क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला आपका कि सम ऑफ 16th टर्म, है ना, 16 टर्म ऑफ जीपी, ऐसा हो जाता थोड़ी देर के लिए अगर जीपी का होता तो यहां पर n की जगह आप क्या लिख दोगे, n की जगह 16 आ जाएगा। r कॉमन रेशियो है ही, फर्स्ट टर्म पता ही है आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। चलो अब फटाफट देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल। अब ये क्वेश्चन है आपको और पूछा है कि सम इनफाइनाइट बताना है, इनफाइनाइट तक आपको सम बताना है कि ये जीपी सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और आपको एस इनफाइनाइट कैलकुलेट करना है, सम ऑफ इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इनफाइनाइट के लिए क्या है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड तरीके से चलते हैं। सबसे पहले a/1 माइनस आर, ठीक है। रेशो, कॉमन रेशो क्या होगा, इसमें किसका मल्टीप्लाई हुआ, इसमें किसका मल्टीप्लाई हुआ कि 1/2 बना, 1/2 का ही मल्टीप्लाई होगा ना 1/2 इसमें, फिर इसमें अगेन 1/2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 1/4, 1/2 का मल्टीप्लाई हुआ तो देन 1/8 बन गया, 1/4 में 1/2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 1/8 बन गया। इसका मतलब है कि 1/2 क्या है आपका कॉमन रेशो है। फर्स्ट टर्म क्या है, a क्या है 1 माइनस कॉमन रेशो कितना है 1/2, तो ये आपका बन गया 1/2 माइनस 1, और ये हो गया आपका 2 ऊपर चले जाएगा, है ना, 2 ऊपर चले गया, 2 माइनस 1 2, है ना। आप सोच रहे होंगे सर इतना धीरे धीरे इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन कर रहे, बताता हूं कॉन्सेप्ट, बताता हूं इसके पीछे का। थोड़ी देर के लिए इसको देखना है ना। एक बात बताओ मुझे, मान लो इसकी जगह पे ऐसा होता, मान लो इसकी जगह पे ऐसा होता 1 प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वेयर प्लस 1/x क्यूब, ठीक है, प्लस सो ऑन इनफाइनाइट तक। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, इस वाली सीरीज को देखो और इसको देखना है कि स्टैंडर्ड एक जनरलाइज हम लोग वो बना रहे हैं ताकि और फास्ट तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। कैसे, अब देखिएगा यहां पर आपका जो देखें, अगर ये लास्ट वाले फॉर्मूले पे गौर फरमाए तो आप देखो यहां पे कि 2 माइनस 1, अगर मैं यहां पे 1/2 का मल्टीप्लाई नहीं देखूं, पूरी टर्म को नहीं देखूं, सिर्फ डिनोमिनेटर, क्योंकि ऊपर न्यूमिनेटर में तो 1 1 1 1 है, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में ही नंबर है, तो क्यों ना मैं ये 1/2 का चक्कर छोड़ के सिर्फ अगर बात करूं थोड़ी देर के लिए कि इसको मैं ऐसा देखता है ना, दूसरे कलर से देखते हैं, दूसरे कलर के चश्मे से देखते हैं, इसको मैं ऐसा देखता कि इसमें मल्टीप्लाई नीचे नीचे में है ना, ऊपर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, नीचे नीचे में मैं देखता कि 2 का मल्टीप्लाई हो जाए, फिर 2 का मल्टीप्लाई हो जाए, फिर 2 का मल्टीप्लाई हो जाए। इसका मतलब है कि डायरेक्ट 2 है अगर, तो वही 2 जो कॉमन रेशो है ना, कॉमन रेशो है वो आपका यहां पे यूज हो रहा है और यहां पे यूज हो रहा है, 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। तो सिमिलरली अगर मैं यहां पे देखूं एक x में एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं, ये फॉर्मूला रटना नहीं है, अभी हम लोगों ने इजाद किया, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है ना ये, तो यहां पे s इनफाइनाइट अगर मैं लिखूंगा डायरेक्टली तो देखो ये x डिनोमिनेटर, क्योंकि ऊपर 1 1 है तो कोई मतलब नहीं है, नीचे नीचे देखो x का मल्टीप्लाई, फिर x का मल्टीप्लाई, फिर x का मल्टीप्लाई होके, है ना, x का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे वाली टर्म में देख रहा हूं मैं, पूरी ओवरऑल टर्म नहीं देख रहा हूं, है ना, सिर्फ नीचे नीचे वाली देखो, इसमें x का मल्टीप्लाई, फिर x स्क्वायर, x क्यूब, इस तरीके से बढ़ते जा रहा है, तो x डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय x माइनस 1। चलो अब फटाफट इसको देखो इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे आपसे पूछा 1 प्लस, ये पूछा है 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9, तो आप देखो यहां पे समझना, इसको कॉल करते हैं हम लोग, ये कितना हो गया, नीचे नीचे को, ऊपर 1 1 है ना, 3 का मल्टीप्लाई, देन 3 का मल्टीप्लाई, देन 3 का मल्टीप्लाई, इसका मतलब है कि सम ऑफ इनफाइनाइट हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ये सब देखने की जरूरत नहीं है, कॉमन रेशो भी नहीं निकाला हमने, डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, तो कितना हो गया ये 3/2। अब आप में से बहुत सारे लोग सर कर तो वही रहे, बिल्कुल कर वही रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट तरीका ले लिया हमने, है ना, कि कभी ऐसे 1/समथिंग में कुछ सीरीज मिलती है, जैसे ये हो गया, नीचे नीचे को देखो 4 4 4, तो कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, तो कितना हो गया 4/3 इज द आंसर, ठीक है। अब ये मैं कंडीशन बता रहा हूं वहीं लगाना, और इसको पता चले करते 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 ये फॉर्मूला ओरिजिनल वाला ही रहेगा, हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो यहां पे ये डिनोमिनेटर ई है ना, तो क्या हो गया e डिवाइडेड बाई e माइनस 1, कट,
चलो अब देखो यहाँ पे माइनस प्लस है ना, एक एक करके अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है, प्लस माइनस है। यहाँ पे देखो ऊपर 1 1 ही है, बिल्कुल 1 1 है, तो कितना हो जाएगा -2, देन फिर -2, फिर देन -2 है ना। 1 में -2 का मल्टीप्लाई 1/1 -2 का, तो -2 हो गया। डिनोमीटर देख रहे हैं ना, 2 में माइनस पहले से ही है, -2 का माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर 4 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, माइनस है पहले से प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा है ना। फिर इसमें करेंगे तो -2 का, तो पहले से माइनस है, फिर -2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर -2 डिवाइडेड बाय -2 -1, तो कितना हो गया, -2 बाय -3 और माइनस कैंसल, तो ये हो गया 2/3। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से हमारे 76 क्वेश्चन खत्म हुए। तो ये बहुत जगह पे यूज होता है। अब देखो कहाँ पे आपको फिजिक्स में यूज होगा उसका एक मैं थोड़ा सा डेमो वर्जन बता देता हूं। ठीक है, आपसे इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह में 12th वगैरह में जाओगे तो इस तरीके का लिखा रहेगा, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। किसी पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालना है आपको, और चार्जेस दे रखे हैं 1 2 4 8, मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से है ना, यहाँ से 1 का डिस्टेंस, यहाँ के 2 का, यहाँ का 4 का, यहाँ से 8 का, यहाँ से 16 का, और अलग अलग सेम चार्ज यहाँ पे लगे हुए अप टू इनफाइनाइट। और आपसे पूछा है कि फाइंड द पोटेंशियल, इन सारे चार्ज की वजह से पोटेंशियल पूछा है पॉइंट पी पे। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, V से डिनोट करेंगे पोटेंशियल को, के क्यू, स्मॉल ले लेते हैं, स्मॉल लिखा है यहाँ, तो के क्यू बाय आर। आर क्या है, आपका डिस्टेंस है। आर क्या है, उस पॉइंट P से वो पर्टिकुलर चार्ज के लिए क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, चलो तो अगर हम लोग देखें टोटल पोटेंशियल देखें यहाँ पे, तो फर्स्ट वाली पोजीशन पे क्या हो जाएगा, के क्यू बाय 1। दूसरी वाली इस वाले का देख लिया हमने, फिर इसका वाला देखेंगे तो कितना हो जाएगा, के क्यू बाय 2। फिर इसके वाला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय 4, फिर के क्यू डिवाइडेड बाय 8, फिर के क्यू डिवाइडेड बाय 16 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉमन क्या है, पोटेंशियल निकाल रहे हैं, के क्यू क्या है आपका कॉमन है, और ब्रैकेट में बचा है 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 अप टू इनफाइनाइट। अब आपको देखो यहां पे अगर सम ऑफ जीपी नहीं पता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो इसीलिए जीपी का बहुत बड़ा रोल है। अब आपको पता है कि सर ने बोला था ऊपर 1 1 है, नीचे 2 2 2 2 2 डिवाइडेड 2 -1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2kq इज द पोटेंशियल। ठीक है, आया कि नहीं समझ में, चलो बढ़िया तरीके से आया। सिमिलरली ऐसा होता पोजीशन जो आपकी ये है 1 -2 4 -8 इस तरीके से होती, तो हम क्या कर देते, बस प्लस माइनस का अंतर आता और क्या आता, पोटेंशियल के क्यू, फिर के क्यू 1 माइनस के क्यू बाय 2 प्लस के क्यू बाय 4 माइनस के क्यू बाय 8, ये अंतर आता है ना, एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अगेन कॉमन लेते हैं हम लोग, के क्यू कॉमन ले लेते हैं, के क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो सीरीज बन जाती है 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 है ना, प्लस समथिंग इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता पोटेंशियल, के क्यू और ऊपर 1 1 है, -2 का रहा होगा, -2 डिवाइडेड -2 -1, तो ये हो गया 2/3 के क्यू। ठीक है, इज द पोटेंशियल, है ना। तो इस तरीके से आपको फिजिक्स में ये जो सीरीज है सम ऑफ इनफाइनाइट, जो जीपी सीरीज बनती है आपकी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज बनती है उसका इनफाइनाइट तक आपसे सम पूछा जाता है, अलग अलग न्यूमेरिकल में वो काम आएगा। एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का भी प्रॉब्लम है, बड़ा प्यारा है, वो भी देख लेते हैं, है ना। आपको इनफाइनाइट तक इस तरीके का दे रखा, R फिर 2R फिर 4 फिर 8, इस तरीके से इनफाइनाइट तक रेजिस्टेंस, और आपसे पूछा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, है ना। अभी मैं ये देखिए, अभी टेंशन मत ले लेना कि सर ये पता नहीं ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्या आया, ये हमको तो फॉर्मूला ही नहीं पता है, ये सब टेंशन छोड़ो। अभी सिर्फ फोकस जिस चीज पे कर रहे हैं ये आ गया होगा कहीं से, भलते ये फॉर्मूला लिख दिया सर ने, मात्र कॉन्सेप्ट इस पे ध्यान रखो। जब ये चीज आएगी 12th क्लास में, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, सब जगह हम पढ़ेंगे, तब आपको ये चीजें याद रहेगी कि हाँ ये बेसिक, क्योंकि एग्जाम तो तब होगा ना जब आप 11 भी पढ़ लेंगे, 12 भी पढ़ लेंगे, तब आप एग्जाम देंगे ना, तब तक तो सारी चीजें समझ में आ ही जाएगी आपको, है ना। एग्जाम आज तो हो नहीं रहा है, बट अभी के लिए लिखे रहने दीजिए, काम आएगा।
है ना। कई बार क्या होता है ना, 11th क्लास में स्टूडेंट को लगता है मैं सारा सीख जाऊँ, ये भी कर लूँ, ये क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं आ रहा है। भाई 2 साल बहुत लंबा टाइम होता है। वो तेरी ज़िंदगी में 11th पढ़ेगा, 12th पढ़ेगा, उसके बाद जाके कहीं ना कहीं एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम वाले दिन, आज अगर मैं 10th पास करके आज 11th क्लास में एंटर किया हूँ और आज से मैं सोच रहा हूँ, तो आज से 2 साल बाद 365 डेज प्लस 365 डेज के बाद आपको एग्ज़ाम में बैठना है। तब तक आपका दिमाग भी इन 2 सालों में धीरे हर एक महीने कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो है उसका ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगा, आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगी और आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। तो हो सकता है कुछ चीज़ें अभी आपकी कॉपी में लिखी रहने दो, अगर ये समझ में नहीं आ रही है तो थोड़े दिन बाद ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि इसका भी तो रिवीजन करके जाएंगे ना हम एग्जाम में। ठीक है, चलो फटाफट करते हैं। चलो इसको देखें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का थोड़ा सा नॉलेज होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नॉलेज होगा, बिल्कुल होगा थोड़ा सा। इससे चलते हैं तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस R हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, पैरेलल है, तो 2 पैरेलल चीज़ें होती तो आधी हो जाती है ना। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, R/8 हो जाएगा, है ना। जितने इक्वल वैल्यूज के जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो बटे उतने हो जाता है। ठीक है, बाकी ये कॉन्सेप्ट आप अप टू इनफाइनाइट, ये जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ेंगे तब आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो R इनफाइनाइट तक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे R प्लस R/2 प्लस R/4 प्लस R/8 प्लस समथिंग इनफाइनाइट अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ से R कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1/2 1/4 प्लस 1/8 प्लस, आज तो नींद में भी आने लगेगी सारी सीरीज, है ना, और आनी भी चाहिए। तो अब सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 2 डिवाइडेड 2 -1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 2R इक्विवेलेंट। ठीक है, चलिए अब देखो कितना आसान हो गया ना, ऊपर 1 है तो डायरेक्टली कर दिया। अब नहीं तो कॉमन रेशियो निकालते पहले सोचते अच्छा 1/2 हो जाता, उससे भी हो जाता, थोड़ा सा 4-5 सेकंड का टाइम ज़्यादा लगता है। और ये तो इजी सीरीज है, ऐसी 1/3 और इस टर्म में होगी 1/9 के, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि कौन सा डिफरेंस, कौन सा डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ऊपर 1 है तो नीचे सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट फ्रैक्शन तो है नहीं, एब्सोल्यूट नंबर है, तो उसमें करना आसान होता है, तो उसके लिए डायरेक्टली आपको बता रखा है। ठीक है गाइस, तो चलो आज के लिए इतना ही। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल है ना, क्योंकि इस टर्म के ऊपर ये वाला जो फॉर्मूला बताया ना, इसके टर्म पे मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपके, वैसे काम का नहीं है, आपको सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी यही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, बट फिर भी एक क्वेश्चन हम लोग करा देते हैं ये, हाँ ठीक है। फाइंड द सम ऑफ गिवन जीपी, इस तरीके से 1 2 4 8 इस तरीके से दे रखा है, अप टू 256 दे रखा है, और आपसे पूछा है कि सम ऑफ जीपी बताना। अब इनफाइनाइट तो है नहीं भाई, सर्टेन नंबर्स है, सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है और उनकी वैल्यूज गिवन है, और आपको क्या निकालना, जीपी, और जीपी ले रखा है, इसलिए आपको चेक भी नहीं करना है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। फिर भी चेक कर सकते हो कि 2 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इस तरीके से। तो कॉमन रेशियो जो है R जो निकल के आ रहा है वो तो 2 है। ठीक है, अब N कैसे पता करें। अब आपको देखो ये 2 की सीरीज आपको दिख रही है, तो 256 किसका होता है, 256 इज इक्विवेलेंट टू 2 टू द पावर 8। 2 की पावर 8 क्या होता है, तो इसका मतलब है कि 8 है और पोजीशन कहाँ 1 से स्टार्ट हो रही है, तो टोटल 9 टर्म है। टोटल क्या है, 9 टर्म है, समझ में आया। अब देखो ये है ना, सपोज करो इसको हम ऐसा भी देख सकते हैं, 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ऐसा भी तो है ये। तो इसका मतलब 1 2 3, तो यहाँ आते आते कितना 2 की पावर 8, इसका मतलब 8 तो यही है, बट 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है 8 प्लस 1 9। तो हम बोलेंगे कि टोटल जो पोजीशन है, नंबर ऑफ जितने नंबर गिवन है वो क्या है, n इक्वल टू 9। और आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है कौन सी टर्म तक, 9th टर्म तक अगर आपको निकालना है तो a1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपकी 1 है, 1 माइनस आर कितना है आपका 2 और n कितना है 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 1, तो चलो 1 का मल्टीप्लाई तो कुछ मतलब ही नहीं है, 1 माइनस 256 है ना, 2 की पावर 8 कितना 256,
और ये -1, तो ये हो गया -255 -1 माइनस माइनस प्लस, तो 255 है ना। इसका उल्टा फॉर्मूला लगाओगे तो भी वैल्यू सेम ही आएगी, आप चाहें तो लगा के देख लेना, ठीक है। तो वैसे इसका बहुत ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है, जो इनफाइनाइट सीरीज वाला फॉर्मूला उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है। तो मज़ा आया होगा। तो एपी और जीपी की बस इतनी सी कहानी आपको ध्यान में रखना है, बस इतनी सी कहानी थी इसकी, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। और गाइडेंस प्रोग्राम के लिए मैं अगेन आपको बोलूँगा कि हमारी एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर लीजिए नमस्ते नेट जी का एप्लीकेशन, और वहाँ पे काउंसलिंग सेशन चलता है। जिस भी किसी भाई बंधु को ज़रूरत हो काउंसलिंग की, गाइडेंस की, कि किस तरीके से आगे की जर्नी स्टार्ट करना है, करियर में कहीं फंसे हो कि सर ये नहीं करना वो करना है, उससे रिलेटेड भी हम लोग गाइडेंस प्रोग्राम चलाते हैं। वहाँ जाके आप वहाँ पे जो गाइडेंस प्रोग्राम है वहाँ पे इंक्वायरी लेके उस पर आप जो भी अवेलेबल प्राइसिंग है उस पर परचेस करके और अपना बुकिंग ले सकते हैं। तो आपके गिवन टाइम पे टीम आपको कनेक्ट करेगी। तो गाइस मज़ा आ रहा होगा इस सीरीज़ में। तो बेसिक मैथमेटिक्स में जर्नी हम चला रहे हैं, बस कुछ 4-5-7 टॉपिक और बाकी है, उनको फटाफट ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर हम एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत एक्साइटेड मैं भी हूँ और मेरे ख्याल से आप भी होंगे कि मज़ा आएगा सर चीज़ों को पढ़ने में। और हमारा देखो जो बेसिक कॉज है ना, हम ऑनलाइन की दुनिया में बहुत सालों से हैं। आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हो, हमारा चेहरा बहुत सारी जगह पे दिखेगा। अलग अलग हम लोग प्लेटफॉर्म नहीं चलाए, हमारा खुद का ही प्लेटफॉर्म लंबे समय से हम लोग जी सेंटर के एजुकेशन चलाते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरीके से स्टूडेंट को हेल्प कर पाए, किस तरीके से गाइड कर पाए। और हमारा मकसद होता है बिल्कुल बेसिक से लगा के एडवांस लेवल तक चीज़ें आपको बता दी जाए और बिल्कुल टू दी पॉइंट। उसमें ना ही नंबर ऑफ आवर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बताई जाए, जो रियलिटी वही बताई जाए। और ईमानदारी से काम करने का अपना एक अलग मज़ा है, सादगी की अपनी एक वैल्यू है, ठीक है गाइस। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट किसी मुझे अभी यूनिट वो तो ध्यान नहीं रहा कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, बाकी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जरूर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।